नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीलंका में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अगर उस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल में आती हैं तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बार बार ऋण का आंकड़ा जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत है। जब भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो ये ऋण तकरीबन 70,000 करोड़ था और अभी ये ऋण 75,000 करोड़ रुपए तक भी नहीं पहुंचा है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बार बार 95,000 करोड़ रुपए का राग अलाप रहे हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल में और श्रीलंका से ये तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करना दुर्भाग्यपूर्ण जयराम ठाकुर ने ये कहा है। प्रदेश की स्थिति बिगड़ने पर कांग्रेस जिम्मेदार, जयराम का ये बयान सामने आया है। और वहीं जिस तरीके से हिमाचल की थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई उसको लेकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीधे तौर पर हर आरोप के जवाब दिए गए हैं। उधर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बद्दी ने अपना वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में सीपीएस राजकुमार चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया है। पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रोग्राम की प्रस्तुति दी। उसके बाद मुख्य अतिथि ने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीपीएस राजकुमार चौधरी ने स्कूल में बीते हुए दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने 8th क्लास तक इसी स्कूल से पढ़ाई की है और आज वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया है कि स्कूल मैनेजमेंट को आवश्यक आश्वासन दिया कि स्कूल के विकास के लिए सरकार हर संभव सहायता करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बद्दी में एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा जिससे स्पोर्ट्स खेलने वालों को सुविधा मिले। का मिसाल जो आज बच्चों ने यहाँ क्रिकेट ग्राउंड दिया उसमें दी है, बड़ा अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि अभी तक के जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं उनमें सबसे अव्वल बद्दी स्कूल के कल्चर प्रोग्राम रहे हैं। और यहाँ पे मैडम हमारी डीपी मैडम यहाँ खड़ी हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी बच्चों को करवाई है। नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जो भी टीम गई है उन्होंने नेशनल भी खेला हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों से आशा है कि बच्चे स्कूल के बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे। और मैं खुद भी इसी स्कूल की प्रोडक्ट हूँ। वर्ष 1983 में मैंने यहाँ से मिडिल की परीक्षा, जब ये 8वीं तक था, मिडिल की परीक्षा पास की थी। तो मुझे खुशी है कि आज मैं बतौर मुख्य अतिथि जो है स्कूल में शिरकत कर रहा हूँ। तो मैं सब बच्चों को, हमारी जो पूरी टीम है, प्रिंसिपल मैम, हमारी प्रिंसिपल हमारी डीपी है, उनकी पूरी टीम को जो है बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है इन्होंने कंडक्ट किया है। और मैं अपनी तरफ से बच्चों को जो है 5100 रुपये इनाम के तौर पे जो हमारे कल्चर प्रोग्राम जिन्होंने दिया। और मैं समझता हूँ कि विभिन्न एरिया से आए हुए बच्चे बड़े प्रतिभाशाली बच्चे स्कूल में हैं और जैसे हम नेशनल तक गए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये इंटरनेशनल खेलेंगे। और सरकार की तरफ से इनको जो भी सहयोग की जरूरत होगी तो मैं इनको जो है सहयोग दूँगा। बद्दी में एक बड़ा स्टेडियम मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए जगह का चयन करके जो है वो करेंगे। और एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है हमने इसकी जगह, क्योंकि उसके लिए 40-50 बीघे जगह चाहिए थी, तो बद्दी में जगह की कमी भी है। तो ये खाबड़िया के परली साइड एक जगह हमने चयनित की है, उसमें डे बोर्डिंग स्कूल जो है शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, उसका लैंड ट्रांसफर का केस होगा, उसके बाद उसका स्टोन किया जाएगा और बहुत बड़ा स्कूल होगा। उसमें सभी सुविधाएँ जो है होंगे, अंग्रेजी स्कूल के तौर पर वो। उधर शिमला शहर और आसपास के इलाकों में इस बार एक बार फिर बर्फबारी नहीं हुई है। आलम यह है कि शिमला के साथ लगने वाले कुफरी में भी 1-2 दिन बताया जा रहा है कि हिमपात हुआ और अमूमन कुफरी से फागू के बीच की पहाड़ियों में 2 से 3 महीने तक बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़कर रहती है। मगर इस साल कुफरी में भी नामात्र बर्फ है और ऐसे में 9 फरवरी के पूर्वानुमान ने फिर से उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि 3 दिन तक हिमपात और वर्षा की संभावना है। वहीं विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में राजधानी शिमला में अब की बार बर्फ गिरने की उम्मीद बंधी हुई है।
लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिले में बर्फबारी हुई है और बाकी एरियाज में रेनफॉल हुई है। तो करीब स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश जो है देखने को मिली है। हाँ, अभी पश्चिमी विक्षोभ जो है 9th और 10th को फिर से जो है मौसम खराब करेगा और प्रदेश में लगभग वाइड स्प्रेड बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। तो उससे फिर से एक बार संभावना है कि बर्फबारी फिर से मॉडरेट स्नोफॉल जो है रीचेस भी देखने को मिलेगी। एक तो पश्चिमी विक्षोभ इस साल कमजोर है, जो कि आमतौर पर कम होते हैं। दूसरा कारण टेम्परेचर इस साल पूरे जनवरी में काफी रहे, खासकर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस बना रहा पूरा मंथ। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होंगे तो स्नोफॉल के लिए करीब करीब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हैं कि स्नोफॉल अभी तक जो है शिमला से। उधर बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा विधायक पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के विधायक त्रिलोक जम्वाल के समर्थक गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने बिलासपुर में आतंक मचा रखा है। बंबर ठाकुर ने कहा कि जितनी भी चिट्ठी से संबंधित तस्कर पिछले बार मिले कुछ दिनों में पकड़े गए हैं वो सभी विधायक त्रिलोक जम्वाल के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि डियारा सेक्टर बिलासपुर में कौन चिट्ठा बेच रहा है, इसके अलावा झंडूता में कौन बेचता है और सब इन्हें पता है और ये तस्कर हैं और सरेआम विधायक त्रिलोक जम्वाल की गाड़ी में घूमते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पुलिस प्रमुख से मांग करते हैं कि बिलासपुर में चिट्ठा तस्करों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 4-5 दिन हो गए इलेक्ट्रिसिटी के जेई को सरेआम मारा गया पंजगाई के अंदर और बिलासपुर पुलिस प्रमुख ने अभी तक वो गुंडे नहीं पकड़े। ये दोस्ती निभा रहे हैं, ये दोस्ती नहीं निभने वाली है। एसपी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार बदल चुकी है और ये गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। और त्रिलोक जमाल के जो तस्कर हैं वो सरेआम इन 2 महीने के अंदर जो है जो जितने भी लोग पकड़े गए वो सब त्रिलोक जमाल के समर्थक हैं, जो चिट्टा धारक। और मैं एसपी साहब से कहना चाहूँगा कि डियारा के अंदर कौन बेचता है वो आपको पता है, पंजगाई के अंदर जो है कौन बेच रहा है वो भी आपको पता है। 4-5 दिन हो गए इलेक्ट्रिसिटी के जेई को सरेआम मारा। तो बिलासपुर से खबर बता दें कि गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। बंबर ठाकुर ने ये कहा है गुंडागर्दी पर उतारू हुए हैं, भाजपा के विधायक पर आरोप लगाए गए हैं और सीधे तौर पर ये तंज कसे गए हैं। तो बिलासपुर में मचा हुआ है आतंक, ये आरोप लगाए गए हैं। जिस तरीके से ये गुंडागर्दी का पूरा मामला सामने आया है, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं भाजपा विधायक, तो भाजपा विधायक पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। तो गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं, ये सीधे तौर पर भाजपा विधायक पर आरोप लगाए गए हैं। उधर शाहपुर में बताया जा रहा है कि लंज रोड पर पशु के नज़दीक एक्सपायरी दवाइयों की बड़ी खेप बरामद की गई है। वहां पड़ी हुई बोतल, ट्यूब और टैबलेट और बताया जा रहा है कि इंजेक्शन मिले हैं और ये कहा जा रहा है कि ये दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। एक्सपायर्ड दवाइयों को नाले में फेंक दिया गया है। आखिर ये खेप किसने फेंकी है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया है कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है। उन्होंने कहा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक वीरान स्थान पर एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं। उन्होंने कहा है कि मामले को ध्यान में रखते हुए और मामला ध्यान में आते ही उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को तत्काल मौके पर भेज दिया है और सीएमओ कांगड़ा ने कहा है कि ये दवाइयां सरकारी नहीं हैं और इस संबंध में जांच की जा रही है। हमें भी मेरी नॉलेज में कल शाम को ये मामला आया था कि कहीं बिरान क्षेत्र में जो कुछ दवाइयाँ जो एक्सपायरी डेट की वो पाई गई थी। हमने
जो ड्रग सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर हैं मैडम मीनाक्षी, उनको हमने उसको जांच के लिए भेजा है। और अभी तक जो मेरे पास प्रारंभिक जानकारी है, वो जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर्ड हैं और वो गवर्नमेंट सप्लाई की नहीं है। वो कहाँ से आई ये जांच का विषय है। हमारी जो टीम है वो घटना स्थल पे है। जैसे ही कोई फाइनल रिपोर्ट आए मैं अगली की डिटेल आपको। तो ये शाहपुर से खबर है। बताया जा रहा है कि दवाइयाँ ऐसे खुले स्थान पर फेंकी हुई मिली हैं, टैबलेट्स मिले हैं, इंजेक्शन मिले हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इन दवाइयों को किसने फेंका, ये दवाइयाँ कहाँ से यहाँ आई हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा कि ये दवाइयाँ कहाँ से आई हैं और किसने फेंका है। ये लंज रोड पर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर जिला कांगड़ा में पालमपुर और देहरा उपखंडल बताया जा रहा है कि उपमंडल की तर्ज पर धर्मशाला में भी उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन की कवायद तेज कर दी गई है। बता दें कि उपमंडल प्रशासन इसको लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सोसाइटी की सदस्यता लेने के इच्छुक लोगों को उपमंडल प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप मैसेज भेजे जा रहे हैं। यही नहीं, उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी गठन के साथ ही उपमंडल प्रशासन ने शहीद दिवस पर पहला ब्लड डोनेट कैंप भी प्रस्तावित कर दिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में जिस जिला स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही धर्मशाला उपमंडल में रेड क्रॉस गतिविधियां संचालित की जाती हैं, ऐसे में उपमंडल प्रशासन का प्रयास है कि धर्मशाला की उपमंडल रेड क्रॉस सोसाइटी है और ताकि सोसाइटी अपने वॉलंटियर्स और वॉरियर्स के माध्यम से सोसाइटी की गतिविधियां संचालित कर सके। बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगी। धर्मशाला सब डिवीजन में सब डिविजनल रेड क्रॉस सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सोसाइटी हमारे पालमपुर सब डिवीजन में है और देहरा में भी एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम अपनी सब डिविजनल रेड क्रॉस सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं और इसी के तहत हमने एनरोलमेंट शुरू कर दी है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हमें लाइफ मेंबर्स चाहिए होते हैं। वी हैव स्टार्टेड एनरोलिंग लाइफ मेंबर्स फॉर दैट। सेकेंडली, सब डिविजनल रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे ही फॉर्मुलेट होगी तो हम अपना ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहला ब्लड डोनेशन कैंप सब डिविजनल रेड क्रॉस सोसाइटी शहीदी दिवस पर प्रपोज कर रही है और यूजुअली धर्मशाला में देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही कार्य होते हैं। सो वी समहाउ फेल्ट अ नीड कि हमारे सब डिविजन लेवल पर भी वॉलंटियर्स और वॉरियर्स होने चाहिए जिनके साथ मिलके हम कार्य कर सकें। देखिए, इसमें एक तो थ्रू व्हाट्सएप हम लोगों को मैसेजेस भेज रहे हैं। जो इंटरेस्टेड हैं उनको सबसे पहले मेंबरशिप दिलवाई जाएगी। 2000 रुपए की लाइफ मेंबरशिप है। उसके बाद फिर ये सोसाइटी जो है इसको हाँ की जाएगी, ये सोसाइटी फॉर्मुलेट होगी। उसके उपरांत फिर हम ऑफिशियली कार्य शुरू कर देंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने सदन में जो कुछ कहा है वो झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने झूठ को सच साबित करने का असफल प्रयास कर लोकसभा में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने देश में सनसनी फैलाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी और उनका परिवार जमानत पर चल रहा है और समस्त जनता जानती है कि क्यों चल रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ ही किसी व्यक्ति के निजी संबंध हो। ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके परिवार के सदस्यों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे अशोक गहलोत के साथ भी कई बड़े व्यापारियों के चित्र हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कल लोकसभा में वो फोटो दिखा करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और अपनी बात में वो कोशिश ये कर रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये आरोप भ्रष्टाचार के लगाकर हम इस प्रकार का एक माहौल खड़ा करें ताकि लोगों के बीच में एक सनसनी पैदा हो। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी, आपका सारा परिवार जमानत पर है और जमानत किस पर है इस बात को लेकर के पूरा देश अच्छी तरह से जानता है।
सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति होता है, कभी न कभी कोई ना कोई व्यक्ति जो है उनके साथ फोटो खींचता है। इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि फोटो खींचने से कि किसी आदमी को किसी तरह की मदद हुई हो, ऐसा सोचना ही गलत है। हाँ, अगर सबूत आपके पास है, जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेताओं ने कल आपसे प्रश्न किया कि आप फोटो के बजाय आप इस बात को बताइए कि आपके पास अगर सबूत है तो वो प्रस्तुत करिए। सबूत कुछ नहीं थे। फोटो तो उनका गहलोत जी के साथ भी है, फोटो तो उनका अडानी जी का आपके और आपके परिवार के साथ भी है, और एक नहीं पूरे देश के अनेक नेताओं के साथ है। ऐसे में इस प्रकार से सनसनी पैदा करने की जो कोशिश की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश आगे बढ़ा है, भारत में भ्रष्टाचार की वो सारी बातें पुराने जमाने की बातें हो गई हैं, जब लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुआ करते थे और घोटालों में भी प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। और आज भारत उस दौर से बाहर निकल करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति बन गई है, 5th इकॉनमी बन गई है। और नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ में आज दुनिया विश्व नेता के रूप में आज मानती है। सबसे ज़्यादा लोकप्रियता ईमानदारी के लिए और जिस तरह से परिश्रम के लिए और जिस तरह से विजन के लिए उनको पूरा देश सम्मान करता है। कम से कम उन सारी बातों को ध्यान में रखिए और इस प्रकार से महज राजनीति करने के लिए जो आपने कल किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ। उधर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान छोटी काशी मंडी के सुप्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर में देश के अलग अलग शिव स्वरूपों में बाबा भूतनाथ का मक्खन से श्रृंगार किया गया। और इसी कड़ी में बुधवार को बताया जा रहा है कि बाबा भूतनाथ का अरुणाचलेश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी देवनंद सरस्वती ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने चंचलतापूर्ण भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और इस कारण से ब्रह्मांड में कई हजारों वर्ष के लिए अंधकार छा गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने बड़ी तपस्या की और जिसके बाद महादेव अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिए। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की आराधना अरुणाचलेश्वर के रूप में की जाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को भी अग्नि लिंगम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सुबह से ही बाबा के इस स्वरूप को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है और लोग अपनी आस्था बाबा के समक्ष अर्पित करते हैं। विशेष आस्था का केंद्र है और विशेष मान्यता है अरुणाचल में अरुणाचलेश्वर महादेव मंदिर की, और ऐतिहासिक है, प्राचीनतम है। एक ऐसा वहाँ का इतिहास बताया जाता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में कुछ ऐसी चर्चाएं चली कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब उसकी जानकारी तो भगवान शंकर बता सकते थे। उनमें आपस में युद्ध की स्थिति आ गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपने अपने हथियारबंद और अस्त्रों को छोड़ दिया एक दूसरे के ऊपर। भगवान शंकर ने सोचा अगर ये अस्त्र ऐसे अपना कार्य करेंगे तो पूरा विनाश हो जाएगा धरती में। तो एक अग्नि ज्वाला के स्वरूप में प्रकट हुए। उधर नवनिर्मित जिला कोष कार्यालय भवन नाहन में बताया जा रहा है कि ग्रीन सर्टिफिकेशन एजेंसी इस सभागृह द्वारा 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जिला कोषागार कार्यालय भवन नाहन नवनिर्माण श्रेणी भवन में सभागृह द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रीन प्रमाण पत्र
प्राप्त करने वाला पहला भवन बन गया है, जिससे बताया जा रहा है कि 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। इस भवन का लोकार्पण गत वर्ष किया गया था। वहीं बता दें कि इस भवन में सोलर पैनल के माध्यम से कार्यालय बनाए जा रहे हैं और कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही रेन हार्वेस्टिंग हेतु प्रबंध किए जा रहे हैं और इन्हीं कार्यों को देखते हुए नाहन के लिए बताया जा रहा है कि लगातार जो है वो काम चल रहा है। और इसी दौरान कोष अधिकारी नाहन राकेश ठाकुर ने बताया कि सवा गृहा द्वारा ऐसे नए भवनों की 1 से लेकर 5 स्टार तक रेटिंग की जाती है। इस भवन का जो लोकार्पण था वो 2022 में हुआ था और तकरीबन 2 करोड़ की लागत से ये भवन बना है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंडर। और D2O एक एजेंसी है, डिज़ाइन टू ऑक्यूपेंसी, उसके साथ टाई अप करके हमने गृह रेटिंग के लिए अप्लाई किया था। तो इसमें जो है एनर्जी एफिशिएंसी वाले जो अप्लाइंसेस हैं या एनर्जी सेविंग जो टेक्निक्स हैं वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गए, सोलर गीज़र्स हो गए, रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज़ हो गया, लो फ्लो रेट वाले जो फॉसेट्स हैं उनका यूज़ हो गया, जिससे कि एनर्जी कंजर्व हो सकती है, वाटर कंजर्व हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। वो सारी चीज़ें जो D2O के साथ मिलके हमने यहाँ पर कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की, उसके कारण जो है मैक्सिमम 5 स्टार में से हमें 4 स्टार रेटिंग मिली है। और ये हिमाचल की पहली न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंडर पहली बिल्डिंग है हिमाचल प्रदेश की जिसको ये रेटिंग जिसको गृह द्वारा ये रेटिंग दी गई है। उधर कृषि तथा पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले सभी विकास कार्यों को पूरी पारदर्शिता बरतने सहित इनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वे आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला विश्राम गृह में जन समस्याओं को सुनने के अवसर पर बोल रहे थे और कृषि मंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में गांव के विकास और गरीब परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे देश में शुरू की गई थी, जिससे लागू होने से जहां गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधि द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर न देकर ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाने के मामले में उनके ध्यान में आए हैं। उन्होंने एसडीएम को सभी पंचायतों में जाकर मनरेगा के तहत जारी मस्ट्रॉल का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को हर पंजीकृत मनरेगा वर्कर्स के लिए साल में कम से कम 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीब परिवार तक पहुंच सके। तो आपको बता दें कि मनरेगा कार्यों को लेकर बातचीत हुई है। बताया जाए कृषि मंत्री कोटला में सुनी समस्याएं और मनरेगा कार्यों में जो लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर भी बातचीत हुई है इस बैठक के दरमियान। उधर कीरतपुर मनाली 4 लेन के निर्माण से विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के हैडर क्षेत्र के लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीणों ने 4 लेन से संबंधित परेशानियों को लेकर समस्या के बारे में सोहनलाल ठाकुर को अवगत करवाया है। सोहनलाल ठाकुर ने प्रशासन और NHAI के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ एक संयुक्त बैठक की। सोहनलाल ठाकुर ने NHAI के अधिकारियों को सबवे का निर्माण करवाने के निर्देश दिए और बताया जा रहा है कि इस पर NHAI के अधिकारियों ने सबवे निर्माण के लिए बजट न होने की बात रखी है। सोहनलाल ठाकुर ने 4 लेन का काम चला हुआ है, उसमें अब रोड बनने के बाद सब लोग जो ग्रामीण लोग आए हैं, पहले भी इन्होंने शंका व्यक्त की थी और इनका मांग भी उचित थी। जो पुरानी सड़कें जा रही हैं, एक डहर तिरफाल घाट और दूसरा बड़ो साइड से सड़क आ रही है, वो इस 4 लेन पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिससे आवाजाही के लिए एक मुश्किलात है और उससे एक्सीडेंट होने का
ज़्यादा अंदेशा बना हुआ था। ग्रामीण लोग चाहते थे कि भाई इस पॉइंट को इस तरह किया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट की संभावना ना हो और यातायात स्मूथली चलता रहे। इस बात के लेकर बात हुई है और NHAI ने टेक्निकली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।